नमस्कार सभी बच्चों से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल हमने पार्ट नंबर 2 भूगोल से पढ़ा था। आज हम उसी में आगे लेसन नंबर 3 है भूगोल में 8 क्लास से, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। जैसे चैप्टर का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन, तो सबसे पहले हमें पता करना है खनिज क्या होते हैं। यह आपको दिख भी रहा है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो उसे क्या कहा जाता है? खनिज। दोबारा से देखिए, प्राकृतिक रूप से यानी कि किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है उसे क्या कहते हैं? खनिज। इसके दो प्रकार होते हैं, नंबर 1 है धात्विक और नंबर 2 है अधात्विक। तो सबसे पहले पता करेंगे धात्विक खनिज। इसकी क्या विशेषता होती है? कच्चे रूप में मिलता है, कठोरता होती है इसमें, और साथ ही साथ इसकी एक खासियत होती है विद्युत का सुचालक, यानी कि इसमें से विद्युत आसानी से जा सकती है। तो इसकी खासियत क्या थी, यानी कि विशेषता क्या थी धात्विक खनिजों की? कि कच्चे रूप में मिलता है, कठोर होता है और साथ ही साथ विद्युत की अच्छी सुचालक भी, यानी कि विद्युत आसानी से इसमें जा सकती है। और इसके दो प्रकार है इसमें भी, लोह और अलोह। उदाहरण, अब लोह धातु क्या होती है? लोह अयस्क, इसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, और दूसरी तरफ अलोह धातु, इसके अंदर लोहे के अंश नहीं पाए जाते। उदाहरण दे रखा है, लोह धातु का उदाहरण है लोह अयस्क और अलोह धातु का उदाहरण है सोना, चांदी आदि। लेकिन इनमें से विद्युत आसानी से जा सकती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर था अधात्विक खनिज, इनमें धातुएं नहीं होती। उदाहरण के रूप में चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। शायद आपको ना पता, पृथ्वी पर लगभग 3000 से अधिक प्रकार के खनिज अभी भी मौजूद है, मतलब जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे खनिज भी जिनका हमें अभी तक पता नहीं लगा है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक खनिज। ये आगे हमारा खनन। खनन किसे कहते हैं? खनन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा खनिजों को प्राप्त किया जाता है भूमि के अंदर से, यानी कि अलग अलग शैलों में से। यानी कि खनन की परिभाषा क्या बनेगी? जब भूमि की खुदाई करके हम खनिजों को प्राप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खनन। खनन में भी दो प्रकार होते हैं, विवृत खनन और कुपकी खनन। विवृत खनन, इसके अंदर जैसे मैंने लिख भी रखा आपके सामने, कम गहराई, यानी कि थोड़ी सी मिट्टी हटाकर, यानी कि थोड़ी सी भूमि की खुदाई करके जो आसानी से प्राप्त हो जाती है, खनन जो क्रिया की जाती है उसे कहते हैं विवृत खनन। यानी कि इससे आसानी से खनिज प्राप्त हो जाते हैं जो भूमि के ऊपर ही मौजूद होते हैं, यानी कि थोड़ी गहराई पर ही खोदने पर मिल जाते हैं। उसके बाद है कुपकी खनन, इसके अंदर अधिक गहराई में खोदकर खनिजों को प्राप्त किया जाता है। यानी कि पेट्रोलियम आसानी से नहीं मिलता है, बल्कि पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए हमें गहरी यानी कि गहराई में जाना पड़ता है। जैसे कुपकी का अर्थ, इसमें कूपी होती थी ना, जो पहले के समय में जब स्टोव इनके अंदर हम तेल डालते थे तो एक कूपी होती थी, जैसा आप देख सकते हैं इस प्रकार की जो कुपकी होती थी, इसका प्रयोग करते थे तेल डालने के लिए स्टोव के अंदर। इसी प्रकार से जब कुपकी खनन किया जाता तो अधिक गहराई में खोदा जाता है, उसके बाद जब खनिज प्राप्त होते हैं तो उसे कुपकी खनन कहा जाता है। उसके बाद है वितरण। खनिजों का वितरण का मतलब होता है कहां कहां कितने हैं, कितनी मात्रा में, कैसी चीजों में पाए जाते हैं। देखो, मुख्य रूप से 3 सेलें हैं, आग्नेय सेलें, कायांतरित सेलें और अवसादी सेलें। इन सेलों के अंदर ही खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन सी सेलों में? आग्नेय, कायांतरित और अवसादी सेलों के अंदर। इन 3 सेलों के अंदर ही खनिज पाए जाते हैं। सेलों के ऊपर की सेलों की परिभाषा, सेलें कहाँ कैसे बनती है, इनके ऊपर मैं आपको फिर से एक नया टॉपिक लाकर उसमें सारी डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आज जो आपका लेसन है उसी के हिसाब से थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद है एशिया। एशिया में खास करके भारत और चीन, आपको पता ही है हम कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में, और हमारा पड़ोसी देश कौन सा? चाइना। वैसे तो बहुत है, लेकिन प्रमुख रूप से एशिया में इन दो का ही नाम आता है, भारत और चीन। इन एशिया महाद्वीप में क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा, मैंने कुछ ही चीजें लिखी है, वैसे तो बहुत सारी हैं खनिजों में। टीन, सीसा, जस्ता, तांबा, ये चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है एशिया महाद्वीप में। तांबे का एक उदाहरण मैंने कल आपको बताया भी था कि तांबा हमारे भारत में कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता था? राजस्थान के खेतड़ी जिले में,
जो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी किसी समय। आज वहां पे कम हो चुका है क्योंकि वहां से अधिक मात्रा में खनन किया जा चुका। अब उसके नीचे अंदर से अंडरग्राउंड से हो चुका है और डर है कि कहीं वो ऊपर से ढह ना जाए, इसलिए वहां खुदाई अब कम की जाती है। उसके बाद है यूरोप। यूरोप में रूस और स्वीडन जैसे खास और प्रमुख देश हैं जिनके अंदर तांबा, सीसा, मैग्नीज आदि बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से तांबा, सीसा और मैग्नीज शामिल है। और तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका। सोना यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। यूरेनियम, आपको पता होगा यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। और तांबा, इसकी भी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी संख्या मौजूद है। ये कुछ 3 महाद्वीपों के बारे में है कि इनमें कौन कौन सी ज्यादातर खनिज पाए जाते हैं। भारत और चीन यानी कि एशिया महाद्वीप में 3, सीसा, जस्ता और तांबा। उसके बाद यूरोप में रूस और स्वीडन जैसे देश हैं जिसके अंदर तांबा, सीसा, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं बहुतायत मात्रा में। उत्तर अमेरिका में है सोना, यूरेनियम और तांबा। अब अगला महाद्वीप है, आपको बताया था उत्तर अमेरिका के बारे में। अब दूसरा है दक्षिण अमेरिका। इसमें प्रमुख है ब्राजील। ब्राजील जो है उच्च कोटि के लोहे शक में पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है ब्राजील किस लिए प्रसिद्ध है, उसमें आप लिख सकते हो कि उच्च कोटि के लोहे शक में सबसे ज्यादा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ब्राजील। उसके बाद कुछ और देश हैं चिली और पेरू, ये है तांबे के लिए प्रसिद्ध। कुछ अन्य खनिज भी यहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से सोना, चांदी और जस्ता। ये यहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में ये इनके खनिज भंडार दक्षिण अमेरिका में मौजूद है। उसके बाद है अफ्रीका। अफ्रीका का नाम सुनते हैं हमें जंगलों की याद आती है क्योंकि हमने बचपन में या डिस्कवरी चैनल पे इन पे देखा बहुत ज्यादा जंगलों के बारे में। और जंगल का नाम आते ही अफ्रीका या अफ्रीका का नाम आते जंगल, वो या आदिवासी लोग याद आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, संसाधनों में सबसे ज्यादा धनी महाद्वीपों में से एक है अफ्रीका। इसमें बहुत प्रकार के संसाधन यानी कि खनिज पाए जाते हैं। सोना, शायद आपको ना पता, विश्व में सबसे ज्यादा सोने की खान अफ्रीका में मौजूद है। हीरा भी अफ्रीका की खानों में पाया जाता है। और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी अफ्रीका ही है। तो अफ्रीका को अब केवल जंगलों के नाम से नहीं बल्कि संसाधनों के रूप में भी याद रखेंगे। सोना, हीरा, प्लेटिनम और भी बहुत सारे खनिज संसाधन है जो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का नाम याद आते ही सबको याद आता है क्रिकेट, कि क्रिकेट में वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की टीम ले जाती है ना। ऑस्ट्रेलिया उस चीज में तो है आगे, अपना भारत भी वैसे कम नहीं है, लेकिन बॉक्साइट में भी बहुत बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। सोना भी यहाँ बहुत मात्रा में पाया जाता है, हीरा भी, तांबा भी, जस्ता भी। ऐसी बहुत सारे खनिज हैं जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद है अंटार्कटिका। इसमें लोहा, सोना, चांदी और तेल के बहुत ज्यादा भंडार है। ये था हमारा खनिज क्या होता है और कहाँ का इसका वितरण है। अब आप सोचेंगे कि लगभग सारे देशों में ये चीजें सेम आ रही हैं, जैसे सोना, चांदी, जस्ता, तांबा ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक महाद्वीप में विशेष है। हाँ, कुछ महाद्वीप में संख्या ज्यादा है तो कुछ महाद्वीप में इनकी संख्या कम है, लेकिन आपको याद दिलाना जरूरी था कि ये सारी चीजें किन किन महाद्वीपों में पाई जाती है। अब हमारा आगे है भारत में वितरण। अभी हमने पूरे विश्व के बारे में जान लिया कि कौन कौन से महाद्वीप में प्रमुख रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, लेकिन भारत में वितरण। अब भारत भी एक बहुत विशाल देश है, इसमें बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे पहले लोहा, झारखंड बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है लोहे के लिए, आपको पता होगा। यहाँ पर एक टिस्को जमशेदपुर, याद होगा ना, जो जमशेदपुर जगह, इसमें टिस्को वो भारत के पहले लोहा उत्पादक कंपनी है, उसमें सबसे पहले भारत में लोहा बनना शुरू हुआ था। उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनमें लोहा बड़ी मात्रा में पाया जाता है। फिर तांबा, मैंने आपको राजस्थान का नाम बताया था। अब मध्य प्रदेश भी इसमें, झारखंड भी और कर्नाटक, ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर तांबे की खान है। अभ्रक, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अभ्रक बड़ी मात्रा में पाया जाता है। सोना, एक खान प्रसिद्ध है कोलार, प्लस 2 क्लास में भी अधिकतर बार पूछा जाता है कोलार खान कहाँ है।
और किस लिए प्रसिद्ध है? ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। सोना कौन सा? सोना, खनिज की बात कर रहा हूँ, कहीं सोने वाली बात समझ रहे हो? ठीक है, सोना। कोलार खान है, ये कर्नाटक में है। ये प्रसिद्ध खान है जिसमें सोना, जिससे भारत देश में सोना प्राप्त किया जाता है, यानी कि भारत में सोना निकलता है। कोलार खान में, कहाँ पे? कर्नाटक में, याद रखना। अगला नमक। नमक हमें पता है समुद्र, झील आदि। अब इसके लिए वही क्षेत्र है जो तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र यानी कि समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, उन जगहों पर नमक आसानी से बन जाता है। उसके बाद बॉक्साइट, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन क्षेत्रों में बॉक्साइट बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अब कुछ बच्चों के ये आ रहा होगा मन में, हम हरियाणा के, तो हमारे हरियाणा में क्या पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके पास सारी सुविधाएं हैं। आप फोन में सर्च करो कि हरियाणा के अंदर प्रमुख रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। हमारा हरियाणा भी कम नहीं है, ये खनिजों के मामले में आगे ना हो, लेकिन ये और चीजों के मामले में जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं उनमें बहुत ज्यादा आगे। अब उपयोग क्या है? अब मैंने आपको ये चीजें बता दी तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या क्या उपयोग है। जैसे मैंने उदाहरण लिख रखा है, जहाज बनाने में लोहे का प्रयोग होता है, एल्युमिनियम का होता है, घर बनाने में, तार बनाने में, तार कौन सी? बिजली वाली तार या कैसे भी तार लगा लो, उनमें खनिजों का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। और बर्तन बनाने में, जिसमें आप भोजन करते हो, वो भी लगभग आज के समय सारे खनिजों से ही बने हुए। संरक्षण क्यों जरूरी है? संरक्षण तो सभी चीजों का जरूरी है, यानी कि सुरक्षा तो सभी चीजों की जरूरी है। अगर हम इनकी, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं लेकिन हमारी आवश्यकताएं असीमित है, और जब सीमित संसाधनों का हम प्रयोग गलत तरीके से करने लग जाएंगे, उनका बहुत बेकार तरीके से प्रयोग करने लगे, जिससे उनकी संख्या लगातार कम होती जाएगी, तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे? अगर ऐसा है, हमारे पूर्वज भी सोचते कि हम संसाधनों का जल्द से जल्द प्रयोग कर दें, तो क्या आज के समय हमारे लिए संसाधन बचते? नहीं। उन्होंने भी हमारे लिए सोचा, हमें अब आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना है कि संसाधन कैसे बचाए जाए, ताकि वो लोग भी इन संसाधनों का अच्छे से प्रयोग कर सके। और वैसे भी संसाधन अनवीकरणीय संसाधन में माने जाते हैं, क्योंकि इनको बनने में काफी लंबा समय लगता है, ये आसानी से नहीं बन जाते। इनका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लोहे का प्रयोग हम दोबारा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनको नया रूप यानी कि नए संसाधन के रूप में ये इनको बनने में काफी लंबा समय लगता है, काफी लंबे समय धरातल के नीचे रहने के बाद ये बनते हैं। इसलिए आज का ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने आज इतना ही समझाया आपको। उम्मीद करता हूँ जो पीछे 2 वीडियो बनाई थी उसमें मुझे पता थोड़ी सी अभी नया नया एक्सपीरियंस है, तो पता नहीं चल रहा वीडियो कैसे क्लियर, तो थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे इम्प्रूव करने की, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको भी कुछ ना कुछ तो हेल्प हो रही होगी। और आप भी घर पर रहें, अच्छे से अपना होमवर्क करें, अपने माता पिता की माने, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मान नरेंद्र मोदी जी जो भी आदेश देते हैं उनका पालन करें। अच्छी बात है, भिवानी में एक भी केस नहीं है। हम और देशों के मुकाबले अभी बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी के कहने पर अपने घर में रहेंगे और जल्द से जल्द भारत को इस कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से मुक्त करेंगे, और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अगर आपको कोई भी अफवाह पता चलती है तो उसको इग्नोर करें, बल्कि अगर आपका कोई रिलेटिव किसी भी प्रकार की इस बीमारी से संबंधित अफवाह फैलाता है तो आप उनको समझाएं कि ये चीजें फैलाना गलत है, ताकि वो अफवाह दब जाए, क्योंकि अफवाह के कारण ये चीजें ज्यादा फैल रही हैं। इसलिए अफवाह को दबाएं, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।